चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, द न्यू सीरीज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI released on Thursday has addressed the many shortcomings of the previous series. ठीक है, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। पहला शब्द द, इसका मतलब है यह या वह किसी निश्चित चीज के लिए। अगला है न्यू, मतलब नई। फिर सीरीज यानी श्रृंखला। ऑफ, इसका मतलब होता है का, की या के। हाँ, फिर से द, उसके बाद कंज्यूमर जिसका मतलब है उपभोक्ता। प्राइस मतलब मूल्य। और इंडेक्स यानी सूचकांक। तो द न्यू सीरीज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब हुआ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला। ठीक है, आगे है रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब जारी की गई। ऑन मतलब को, दिन के लिए इस्तेमाल होता है, और थर्सडे मतलब गुरुवार। बहुत अच्छे। तो रिलीज्ड ऑन थर्सडे हुआ जो गुरुवार को जारी की गई। अब वाक्य का अगला हिस्सा, हैज एड्रेस्ड। हैज एड्रेस का मतलब है ने संबोधित किया है, या कह सकते हैं का समाधान किया है। फिर द, यहाँ इसका मतलब उन होगा। मैनी मतलब कई। और शॉर्टकमिंग्स मतलब कमियों। ऑफ, फिर से मतलब की। हाँ, और फिर द, यहां मतलब उस, प्रीवियस यानी पिछली, और आखिर में फिर से सीरीज मतलब श्रृंखला। बहुत बढ़िया। तो अगर हम पूरे वाक्य का सरल हिंदी अनुवाद करें तो वो बनता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI की नई श्रृंखला जो गुरुवार को जारी हुई ने पिछली श्रृंखला की कई कमियों का समाधान किया है। ठीक है, मतलब समझ आ गया। अब इसका व्याकरण, इसकी ग्रामर समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है? इसमें सब्जेक्ट है द न्यू सीरीज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये पूरा हिस्सा कर्ता है क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। और वर्ब क्रिया। क्रिया है हैज एड्रेस्ड। हैज एड्रेस्ड मतलब हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बताता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। समझे? हाँ। अच्छा, और ये जो बीच में आया था रिलीज्ड ऑन थर्सडे, ये क्या है? ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ये सब्जेक्ट के बारे में मतलब द न्यू सीरीज के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ठीक है, और वाक्य में ऑफ और ऑन भी है। ये प्रेपोजिशंस है ना? बिल्कुल। ऑफ का इस्तेमाल संबंध बताने के लिए हुआ है, जैसे श्रृंखला की कमियां, और ऑन का इस्तेमाल दिन बताने के लिए, जैसे गुरुवार को। और द आर्टिकल का इस्तेमाल कई बार हुआ है। हाँ, क्योंकि हम किसी विशेष श्रृंखला और सूचकांक की बात कर रहे हैं। आम नहीं, बल्कि नई वाली और पिछली वाली। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है The new series has a base year of 2024 and is pegged to consumption patterns from the Household Consumption Expenditure Survey 23-24. ये थोड़ा लंबा है, इसे हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले The new series has a base year of 2024। ठीक है, The new series हम देख चुके हैं। Has का मतलब है का है या रखती है। अ मतलब एक, बेस ईयर का क्या मतलब हुआ? बेस ईयर मतलब आधार वर्ष। और ऑफ 2024 मतलब 2024 का। तो इस हिस्से का मतलब हुआ नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2024 है। एकदम सही। अब दूसरा हिस्सा जो एंड से शुरू होता है। एंड का मतलब है और। आगे है इज पेग्ड टू। इसका क्या मतलब है? इस पेग टू का मतलब है से जुड़ी हुई है। अच्छा, कंजम्पशन पैटर्न्स। कंजम्पशन यानी उपभोग और पैटर्न्स यानी तरीके या पैटर्न। तो उपभोग के तरीके। फ्रॉम मतलब से। हाँ। और आगे है द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये एक नाम है। हाउसहोल्ड मतलब घरेलू, कंजम्पशन मतलब उपभोग, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और सर्वे मतलब सर्वेक्षण। तो पूरा अनुवाद हुआ नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2024 है और यह घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के उपभोग पैटर्न से जुड़ी है। बिल्कुल सही। अब इसका ग्रामर देखें। हाँ, ये एंड से जुड़ा है तो एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ है ना? हाँ, ये एक संयुक्त वाक्य है। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में सब्जेक्ट है द न्यू सीरीज और वर्ब है हैज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरे हिस्से में? दूसरे हिस्से का सब्जेक्ट भी द न्यू सीरीज ही है, पर वो लिखा नहीं है, वो छिपा हुआ है। वर्ब है इज पेग्ड। ये पैसिव वॉइस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। पैसिव वॉइस में क्यों? क्योंकि श्रृंखला खुद को नहीं जोड़ती, उसे जोड़ा गया है। ठीक है, समझ गई? अब अगला वाक्य, वाक्य नंबर 3। वाक्य है द प्रीवियस सीरीज हैड अ बेस ईयर ऑफ 2012 एंड वाज बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ 2011-12। ये तो पिछले वाक्य जैसा ही लग रहा है। द प्रीवियस सीरीज मतलब पिछली श्रृंखला। हाँ,
हैड ये हैज का पास्ट टेंस है, तो हैड का मतलब हुआ था। To the previous series had a base year of 2012 का मतलब हुआ पिछली श्रृंखला का आधार वर्ष 2012 था। सही। अब दूसरा हिस्सा, एंड मतलब और, was based on। was मतलब थी और based on मतलब पर आधारित, तो पर आधारित थी। बिल्कुल। कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ 2011-12 मतलब 2011-12 के उपभोग पैटर्न। तो पूरा अनुवाद हुआ पिछली श्रृंखला का आधार वर्ष 2012 था और ये 2011-12 के उपभोग पैटर्न पर आधारित थी। एकदम सही। इसका ग्रामर भी पिछले वाक्य जैसा ही है। मतलब ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है जो एंड से जुड़ा है। हाँ, पहले हिस्से में सब्जेक्ट द प्रीवियस सीरीज, वर्ब हैड, टेंस सिंपल पास्ट, और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट छुपा हुआ है, वर्ब है was based, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये स्पष्ट है। अब चौथा वाक्य। ये काफी लंबा है। पहला हिस्सा, एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंतना नागेश्वरन नोटेड। एज का मतलब जैसा कि, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक पद का नाम है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। वी अनंत नागेश्वरन व्यक्ति का नाम है। और नोटेड मतलब ने उल्लेख किया, तो इस हिस्से का मतलब हुआ जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने उल्लेख किया। अब मुख्य वाक्य, इंडिया हैज चेंज्ड मार्केडली ओवर द लास्ट डेकेड और सो। इंडिया मतलब भारत, हैज चेंज्ड, ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब बदल गया है। मार्केडली का क्या मतलब है? मार्केडली मतलब काफी या स्पष्ट रूप से। और ओवर द लास्ट डेकेड और सो। ओवर मतलब के दौरान, लास्ट डेकेड मतलब पिछला दशक, और सो मतलब या लगभग, तो पिछले एक दशक में। ठीक है। और आखिरी हिस्सा, इंक्लूडिंग कंजम्पशन बिहेवियर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है, कंजम्पशन बिहेवियर मतलब उपभोग व्यवहार, एंड मतलब और, द कॉम्पोजिशन मतलब संरचना। हाँ, और ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब घरेलू खर्च की। तो पूरा अनुवाद हुआ, जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने उल्लेख किया, भारत पिछले एक दशक में काफी बदल गया है, जिसमें उपभोग व्यवहार और घरेलू खर्च की संरचना भी शामिल है। बिल्कुल। ग्रामर की बात करें तो एज वाला जो हिस्सा है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी आश्रित उपवाक्य। और मेन क्लॉज है इंडिया हैज चेंज्ड। हाँ, इसमें सब्जेक्ट इंडिया है, वर्ब हैज चेंज्ड है और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, और इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है जो उदाहरण देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। पांचवा वाक्य, फॉर एग्जाम्पल, 80 crore households receive free food grain now, which naturally reduces how much they need to spend on food. पहला हिस्सा आसान है। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए, 80 करोड़ हाउसहोल्ड्स मतलब 80 करोड़ परिवार। रिसीव मतलब प्राप्त करते हैं। फ्री मतलब मुफ्त। फूड ग्रेन मतलब अनाज। और नाउ मतलब अब। तो ये हुआ, उदाहरण के लिए 80 करोड़ परिवारों को अब मुफ्त अनाज मिलता है। अब दूसरा हिस्सा जो विच से शुरू हो रहा है। विच का मतलब है जो, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। रिड्यूसेस मतलब कम करता है। हाउ मच मतलब कितना। दे मतलब वे या उन्हें। नीड टू स्पेंड मतलब खर्च करने की जरूरत है। और ऑन फूड मतलब भोजन पर। तो दूसरे हिस्से का मतलब हुआ जो स्वाभाविक रूप से भोजन पर उनके खर्च की आवश्यकता को कम करता है। ठीक है, अब इसका व्याकरण। पहले हिस्से का टेंस क्या है? 80 करोड़ हाउसहोल्ड्स रिसीव। इसमें सब्जेक्ट है 80 करोड़ हाउसहोल्ड्स और वर्ब है रिसीव। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये विच क्या है? विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये यहाँ पूरे पहले वाले हिस्से के लिए आया है और यही दूसरे हिस्से का सब्जेक्ट भी है, विच रिड्यूसेस। अच्छा, तो विच के साथ वर्ब रिड्यूसेस लगा है, एस के साथ, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एकदम सही। चलिए, वाक्य नंबर 6। Simultaneously, several new service offerings have emerged, such as over-the-top OTT, video streaming, and online marketplaces. पहला शब्द है साइमल्टेनियसली। Simultaneously मतलब साथ ही। सेवरल मतलब कई। न्यू मतलब नई। सर्विस ऑफरिंग्स मतलब सेवा पेशकशें। हैव इमर्ज्ड ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब उभरी हैं। और सच एज मतलब जैसे कि। और फिर उदाहरण दिए गए हैं।
ओवर द टॉप OTT वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस यानी ऑनलाइन बाजार। तो अनुवाद हुआ, साथ ही कई नई सेवा पेशकशें उभरी हैं, जैसे कि ओवर द टॉप OTT वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन बाजार। बिल्कुल। ग्रामर देखें तो सब्जेक्ट है सेवरल न्यू सर्विस ऑफरिंग्स और वर्ब है हैव इमर्ज्ड, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, और सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया गया है। बहुत सीधा वाक्य है। ठीक है, अगला वाक्य नंबर 7। द न्यू सीरीज कमेंडेबली ट्राइज टू एड्रेस दीज चेंजेस। द न्यू सीरीज मतलब नई श्रृंखला। कमेंडेबली एक नया शब्द है। इसका मतलब है सराहनीय रूप से। ट्राइज मतलब कोशिश करती है। टू एड्रेस मतलब समाधान करने की। दीज मतलब इन। चेंजेस मतलब बदलावों। तो अनुवाद है, नई श्रृंखला सराहनीय रूप से इन बदलावों का समाधान करने की कोशिश करती है। सही। इसका व्याकरण भी बहुत सरल है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द न्यू सीरीज और वर्ब? वर्ब है ट्राइज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बिल्कुल। और ये जो शब्द है कमेंडेबली, ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। ये क्रिया ट्राइज के बारे में बता रहा है कि कोशिश कैसे करती है। सराहनीय रूप से। और टू एड्रेस क्या है? टू एड्रेस एक इन्फिनेटिव है, क्रिया का मूल रूप। ठीक है, अब 8वां वाक्य। द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन द ओवरऑल CPI हैज बीन रिड्यूस्ड टू 36.75% फ्रॉम द अर्लियर 45.86%। चलिए इसको भी तोड़ते हैं। द वेटेज इसका मतलब है भारांक या महत्व। ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, फूड मतलब भोजन और बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ। इन द ओवरऑल CPI, ओवरऑल मतलब कुल, तो कुल CPI में। यहां तक हुआ कुल CPI में भोजन और पेय पदार्थों का भारांक। अब क्रिया हैज बीन रिड्यूस्ड का मतलब है कम कर दिया गया है। तो 36.75% मतलब घटाकर 36% 75% कर दिया गया है। हाँ, फ्रॉम मतलब से। द अर्लियर 45.86% मतलब पहले के 45.86% से। तो पूरा अनुवाद हुआ, कुल CPI में भोजन और पेय पदार्थों का भारांक पहले के 45.86% से घटाकर 36% 75% कर दिया गया है। बहुत अच्छे। अब व्याकरण। इसका सब्जेक्ट काफी लंबा है। द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन द ओवरऑल CPI, ये पूरा। और वर्ब है हैज बीन रिड्यूस्ड। ये कौन सा टेंस और वॉइस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्यों? क्योंकि भारांक ने खुद को कम नहीं किया है, उसे किसी के द्वारा कम किया गया है, इसलिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। समझ आया? हाँ, बिल्कुल। अब 9वां वाक्य। This is significant since food inflation was having an outsized influence on the overall CPI, despite forming a shrinking part of households' monthly expenditures. पहला हिस्सा this is significant. This मतलब ये, is मतलब है और significant मतलब महत्वपूर्ण। सही। तो यह महत्वपूर्ण है। अब आगे है since। यहाँ since का मतलब है क्योंकि। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन मतलब खाद्य मुद्रास्फीति या खाने की महंगाई। was having मतलब डाल रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। An outsized influence. Outsized मतलब बहुत बड़ा और influence मतलब प्रभाव। On the overall CPI मतलब कुल CPI पर। तो इस हिस्से का मतलब हुआ क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति कुल CPI पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही थी। अब आखिरी हिस्सा जो डिस्पाइट से शुरू होता है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। फॉर्मिंग मतलब बनना। अ श्रिंकिंग पार्ट, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ता हुआ, तो एक सिकुड़ता हुआ हिस्सा। और ऑफ हाउसहोल्ड्स मंथली एक्सपेंडिचर्स मतलब परिवारों के मासिक खर्चों का। बिल्कुल। तो पूरा वाक्य हुआ, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति कुल CPI पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही थी, इसके बावजूद कि यह परिवारों के मासिक खर्चों का एक सिकुड़ता हुआ हिस्सा बन रही थी। इसका व्याकरण थोड़ा जटिल लग रहा है, पर मुश्किल नहीं। सिंस एक कंजंक्शन है जो कारण बता रहा है, और डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है जो विरोधाभास दिखा रहा है। और टेंस, फूड इन्फ्लेशन वाज हैविंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ, वो पास्ट कंटिन्यूअस है जो बताता है कि कोई काम भूतकाल में चल रहा था। ठीक है, अब आखिरी वाक्य 10वां। The index also covers more items, increasing its granularity and representativeness. The index मतलब यह सूचकांक,
ऑल्सो मतलब भी। कवर्स मतलब शामिल करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मोर आइटम्स मतलब और अधिक वस्तुओं। तो पहला हिस्सा हुआ, यह सूचकांक और अधिक वस्तुओं को भी शामिल करता है। अब दूसरा हिस्सा, इंक्रीजिंग इट्स ग्रैन्युलैरिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाते हुए, इट्स मतलब इसकी, ग्रैन्युलैरिटी। ये क्या है? ग्रैन्युलैरिटी का मतलब है बारीकी या विस्तार। और रिप्रेजेंटेटिवनेस, इसका मतलब है प्रतिनिधित्व। तो पूरा अनुवाद हुआ, यह है सूचकांक और अधिक वस्तुओं को भी शामिल करता है, जिससे इसकी बारीकी और प्रतिनिधित्व बढ़ता है। एकदम सही। अब इसका ग्रामर, सब्जेक्ट है द इंडेक्स, वर्ब है कवर्स, टेंस है सिंपल प्रेजेंट। ऑल्सो एक एडवर्ब है ना? हाँ, और ये जो आखिरी हिस्सा है, इंक्रीजिंग इट्स ग्रैन्युलैरिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसका क्या काम है यहाँ? ये क्रिया कवर्स का परिणाम बता रहा है। ये बता रहा है कि ज्यादा आइटम्स को कवर करने से क्या होता है। अच्छा, कि उसकी बारीकी और प्रतिनिधित्व बढ़ता है। बिल्कुल। मैं ऐसे धीरे धीरे पढ़ता हूं। नोटेबली दिस इंक्रीज इंक्लूड्स अ लार्जर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी, अब हम इसके हर शब्द का मतलब समझेंगे। पहला शब्द है नोटेबली। नोटेबली इसका हिंदी में मतलब होता है विशेष रूप से। बिल्कुल। अगला शब्द है दिस। दिस का मतलब है यह। ठीक है। और इंक्रीज? इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि। सही। इसके बाद है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब है शामिल करता है। जी। फिर आता है ए। ए मतलब एक। और लार्जर। लार्जर का मतलब है ज्यादा बड़ा या अधिक। सही। लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री है। आगे है नंबर ऑफ। नंबर ऑफ मतलब की संख्या। जी। और गुड्स? गुड्स यानी माल या सामान। एंड मतलब और आखिरी शब्द सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है सेवाएं। बहुत अच्छे। तो अब पूरे वाक्य का एक सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका सरल अनुवाद होगा, विशेष रूप से इस वृद्धि में अधिक संख्या में माल और सेवाएं शामिल हैं। बिल्कुल। अब जरा इसका व्याकरण मतलब ग्रामर देख लेते हैं। जी, तो नोटेबली जो है वो वाक्य की शुरुआत में आकर पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। ये एक एडवर्ब है, मतलब क्रिया विशेषण। हाँ, और वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है? सब्जेक्ट है दिस इंक्रीज, ये वृद्धि। और वर्ब क्रिया? वर्ब है इंक्लूड्स। और देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है इंक्रीज वो सिंगुलर है, एक वचन, इसीलिए वर्ब के साथ एस लगा है। सही। इसमें ए एक आर्टिकल है, लार्जर एक एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। और नाउन्स यानी संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? नाउन्स हैं इंक्रीज, नंबर, गुड्स और सर्विसेज। बहुत बढ़िया। और ऑफ एक प्रेपोजिशन है और एंड एक कंजंक्शन है जो गुड्स और सर्विसेज को जोड़ रहा है। ठीक है, अब हम अगले वाक्य पर चलते हैं। ये थोड़ा लंबा है, तो हम इसे दो हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। जी, बेहतर रहेगा। वाक्य, इंडिया सर्विस इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन द इकोनॉमीज एवरेज ग्रोथ रेट। And so price levels here are an increasingly important factor. तो चलिए पहला भाग लेते हैं। इंडिया सर्विस इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन द इकोनॉमीज एवरेज ग्रोथ रेट। जी, एक एक शब्द करके देखते हैं। इंडियाज मतलब भारत की, सर्विस इकोनॉमी सेवा अर्थव्यवस्था इज ग्रोइंग बढ़ रही है, फास्टर तेजी से। थैन का प्रयोग तुलना के लिए होता है, मतलब की तुलना में। ठीक है। और द इकोनॉमीज एवरेज ग्रोथ रेट, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर। तो इस पहले हिस्से का पूरा मतलब क्या बना? इसका मतलब हुआ भारत की सेवा अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। बहुत अच्छे। अब इसके व्याकरण की बात करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इंडियाज सर्विस इकोनॉमी। और वर्ब है इज ग्रोइंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब इज, एम, आर के साथ वर्ब और आईएनजी। बिल्कुल। और फास्टर क्या है? फास्टर यहाँ एक एडवर्ब है, फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म। सही। और दैन का प्रयोग तुलना के लिए हुआ है, जैसा आपने बताया। जी, अब वाक्य का दूसरा भाग देखते हैं। हाँ, दूसरा भाग है एंड सो प्राइस लेवल्स हियर आर एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट फैक्टर। चलिए इसके शब्द देखते हैं। हाँ, एंड सो का मतलब है और इसलिए। प्राइस लेवल्स मूल्य स्तर हियर, यहाँ, आर, है, एन, एक, इंक्रीजिंगली। इसका मतलब होता है तेजी से या बढ़ते हुए रूप में, और इम्पोर्टेंट फैक्टर, महत्वपूर्ण कारक। बहुत बढ़िया।
तो इस दूसरे भाग का हिंदी अनुवाद होगा, और इसलिए यहाँ मूल्य स्तर एक तेजी से महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल। अब इसका व्याकरण एंड सो क्या कर रहा है यहाँ? एंड सो एक कंजंक्शन है जो कारण और परिणाम दिखा रहा है। सही। और सब्जेक्ट है प्राइस लेवल्स। ध्यान दें ये प्लूरल है, बहुवचन। और क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब आर का इस्तेमाल हुआ है, इज का नहीं। जी। और इंक्रीजिंगली एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव इम्पोर्टेंट के बारे में और बता रहा है। अच्छा, यहाँ एन का प्रयोग क्यों हुआ है एक ही जगह? क्योंकि इंक्रीजिंगली शब्द एक वाउल साउंड, एक स्वर ध्वनि से शुरू होता है, इसीलिए एन का प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छे, चलिए अब तीसरा वाक्य है The new index also collects data from more marketplaces across the country and, for the first time, includes 12 online marketplaces. ठीक है, शब्द दर शब्द शुरू करते हैं। The new index नया सूचकांक also भी collects इकट्ठा करता है data आंकड़े from से more marketplaces अधिक बाजारों across the country देश भर में and और for the first time पहली बार includes शामिल करता है और 12 ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस 12 ऑनलाइन बाजार। ठीक है, तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद बताइए। पूरा अनुवाद है, नया सूचकांक देश भर के अधिक बाजारों से भी आंकड़े इकट्ठा करता है और पहली बार इसमें 12 ऑनलाइन बाजार शामिल हैं। बहुत बढ़िया। अब व्याकरण। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द न्यू इंडेक्स। और इसमें वर्ब्स कौन-कौन से हैं? इसमें 2 वर्ब्स हैं, कलेक्ट्स और इंक्लूड्स। जी, और दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, इंडेक्स, जो कि सिंगुलर है। बिल्कुल सही। और ऑल्सो क्या है? ऑल्सो एक एडवर्ब है। और फ्रॉम, अक्रॉस, फॉर ये सब प्रेपोजिशंस हैं? जी, और फॉर द फर्स्ट टाइम को हम एक फ्रेज, एक वाक्यांश कह सकते हैं। बहुत अच्छे। अब अगला वाक्य 4, More accurate inflation data have several implications for macroeconomic stability and monetary and fiscal policy. चलिए इसके शब्दों को समझते हैं। More accurate, अधिक सटीक, inflation data, मुद्रास्फीति के आंकड़े, या महंगाई के आंकड़े। have, यहाँ have का मतलब है रखते हैं या होते हैं। several implications, कई प्रभाव या निहितार्थ for, के लिए। macroeconomic stability, ये एक बड़ा शब्द है। मैक्रोइकोनॉमिक मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, तो समष्टि आर्थिक स्थिरता। ठीक है। और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति। बहुत अच्छे। अब इसका सरल अनुवाद होगा, अधिक सटीक मुद्रास्फीति आंकड़ों के समष्टि आर्थिक स्थिरता और मौद्रिक और राजकोषीय नीति के लिए कई प्रभाव होते हैं। बिल्कुल। अब व्याकरण की बात। इसमें एक बहुत जरूरी बात है, डेटा के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, हैज का नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी में डेटा शब्द को अक्सर प्लूरल यानी बहुवचन माना जाता है। इसका सिंगुलर रूप डेटम होता है, जो अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। सही। तो डेटा यहाँ सब्जेक्ट है और हैव उसका वर्ब है। जी, और स्टेबिलिटी, पॉलिसी, इम्प्लीकेशंस ये सब नाउन्स हैं। फॉर एक प्रेपोजिशन है। बहुत बढ़िया। अब 5वां वाक्य। फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया इज नोटोरियसली वॉलेटाइल, quickly reflecting supply bottlenecks as well as the vagaries of the weather. इसमें कुछ अच्छे शब्द हैं, चलिए देखते हैं। फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति मतलब खाने पीने की चीजों की महंगाई। इज है। नोटोरियसली वॉलेटाइल। नोटोरियसली का मतलब है कुख्यात रूप से, और वॉलेटाइल का मतलब अस्थिर, तो कुख्यात रूप से अस्थिर। ठीक है। क्विकली रिफ्लेक्टिंग। क्विकली मतलब तेजी से और रिफ्लेक्टिंग मतलब दर्शाते हुए। सप्लाई बॉटलनेक्स, आपूर्ति की बाधाएं मतलब सप्लाई में रुकावट। एज वेल एज, और साथ ही। और द वेगरीज ऑफ द वेदर। वेगरीज का मतलब है उतार चढ़ाव, तो मौसम के उतार चढ़ाव। बहुत अच्छे। तो पूरा अनुवाद क्या हुआ? पूरा अनुवाद है, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति कुख्यात रूप से अस्थिर है, जो आपूर्ति की बाधाओं के साथ साथ मौसम के उतार चढ़ाव को भी तेजी से दर्शाती है। बिल्कुल। अब व्याकरण। इसमें वर्ब क्या है? मुख्य वर्ब इज है। सही। और नोटोरियसली और क्विकली क्या है? ये दोनों एडवर्ब्स हैं, क्रिया विशेषण। और एज वेल एज? ये एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो 2 चीजों को जोड़ रहा है, सप्लाई बॉटलनेक्स और द वेगरीज ऑफ द वेदर। बहुत बढ़िया। अब वाक्य नंबर 6। अ मोर रियलिस्टिक वेटेज फॉर फूड इन द सीपीआई स्टैंड्स टू मेक द ओवरऑल इंडेक्स मोर स्टेबल। ठीक है, शब्द देखते हैं। अ मोर रियलिस्टिक वेटेज, एक अधिक यथार्थवादी भार या महत्व।
फॉर फूड भोजन के लिए, इन द सीपीआई, सीपीआई में। स्टैंड्स टू मेक। ये एक अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब है संभावना रखता है बनाने की या मदद करेगा बनाने में। द ओवरऑल इंडेक्स, समग्र सूचकांक, मोर स्टेबल। अधिक स्थिर। तो इसका पूरा अनुवाद। सीपीआई में भोजन के लिए एक अधिक यथार्थवादी भार समग्र सूचकांक को अधिक स्थिर बनाने की संभावना रखता है। बिल्कुल सही। अब इसका व्याकरण, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है, अ मोर रियलिस्टिक वेटेज फॉर फूड इन द सीपीआई, पर मुख्य शब्द वेटेज है। सही। और वर्ब? वर्ब है स्टैंड्स। और टू मेक क्या है? टू मेक यहां पर एक इन्फिनिटिव है। बहुत अच्छे। चलिए 7वां वाक्य। दिस इन टर्न can increase predictability in budget making since some aspects are linked to the CPI, such as inflation-indexed dearness allowance and dearness relief. यह भी एक लंबा वाक्य है। शुरू करते हैं। This in turn इसके परिणाम स्वरूप can increase बढ़ा सकता है predictability पूर्वानुमान की क्षमता in budget making बजट बनाने में, since क्योंकि some aspects कुछ पहलू are linked to से जुड़े हुए हैं, such as जैसे कि inflation-indexed dearness allowance and dearness relief. ये पूरा एक टर्म है। इसका मतलब है मुद्रास्फीति सूचकांकित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। बहुत विस्तार से बताया आपने। अब पूरा अनुवाद। इसके परिणाम स्वरूप यह बजट निर्माण में पूर्वानुमान की क्षमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ पहलू सीपीआई से जुड़े होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति सूचकांकित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। बहुत अच्छे। अब व्याकरण। कैन क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब है। सही। और सिंस? सिंस यहाँ एक कंजंक्शन है जो कारण बता रहा है। और सच एज? सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए होता है। यह एक फ्रेज है। बिल्कुल सही। अब अगला वाक्य। यह भी काफी लंबा है, इसे भी तोड़ते हैं। पहला हिस्सा, As far as monetary policy is concerned. जी, ये एक पूरा वाक्यांश, एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है जहां तक मौद्रिक नीति का सवाल है। बिल्कुल। अब दूसरा हिस्सा, An updated CPI gives the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee a more accurate picture of inflation as it decides the various policy interest rates. ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है an updated CPI। वर्ब क्या है? वर्ब है gives, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सही। और आखिर में as का प्रयोग हुआ है, as it decides। इसका क्या मतलब है? यहाँ as का मतलब है जब या जिस समय। तो जब वह विभिन्न नीतिगत ब्याज दरों का फैसला करती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अपडेटेड सीपीआई आरबीआई की कमेटी को महंगाई की ज्यादा सटीक तस्वीर देता है जब वो ब्याज दरें तय करते हैं। जी, बिल्कुल। चलिए नवा वाक्य। At the moment, MOSPI provides a linking factor and leaves it to the public to calculate how earlier inflation data would have looked like under the new methodology. ठीक है। At the moment, इस समय MOSPI provides MOSPI प्रदान करता है a linking factor एक लिंकिंग फैक्टर या जोड़ने वाला कारक and leaves it to the public और इसे जनता पर छोड़ देता है to calculate गणना करने के लिए how earlier inflation data would have looked like कि पहले के मुद्रास्फीति आंकड़े कैसे दिखे होते under the new methodology। नई कार्यप्रणाली के तहत। बहुत अच्छे। अब इसका पूरा अनुवाद। इस समय MOSPI एक लिंकिंग फैक्टर प्रदान करता है और ये गणना करने के लिए जनता पर छोड़ देता है कि नई कार्यप्रणाली के तहत पहले के मुद्रास्फीति आंकड़े कैसे दिखे होते। बिल्कुल। अब व्याकरण। इसमें सब्जेक्ट है MOSPI। वर्ब्स कौन से हैं? इसमें भी दो वर्ब्स हैं, प्रोवाइड्स और लीव्स, दोनों प्रेजेंट सिंपल में हैं। और वुड हैव लुक्ड लाइक, ये कौन सा टेंस या स्ट्रक्चर है? ये एक तरह का कंडीशनल स्ट्रक्चर है। ये काल्पनिक स्थिति के बारे में बता रहा है कि कुछ कैसा दिखा होता। बहुत बढ़िया। अब 10वां वाक्य। It should instead provide the back data itself to ease comparative analysis. It should इसे चाहिए, instead इसके बजाय, provide प्रदान करना, the back data पिछले आंकड़े, itself स्वयं, खुद, to ease आसान बनाने के लिए, comparative analysis। तुलनात्मक विश्लेषण। तो अनुवाद क्या हुआ? इसके बजाय इसे तुलनात्मक विश्लेषण को आसान बनाने के लिए स्वयं ही पिछले आंकड़े प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल। अब व्याकरण। शुड क्या है? शुड एक मॉडल वर्ब है जो सलाह या सुझाव देने के लिए इस्तेमाल होता है। और इंस्टेड एक एडवर्ब है। जी। और टू ईज एक इन्फिनिटिव है जो उद्देश्य बता रहा है। मतलब आंकड़े क्यों प्रदान करने चाहिए? विश्लेषण को आसान बनाने के लिए। बहुत अच्छे। अब आखिरी वाक्य।
It should also stick to its plan to revise the CPI every 5 years and not wait another 11 years to update it. It should also इसे यह भी करना चाहिए। stick to ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है पर कायम रहना या पालन करना। its plan अपनी योजना to revise संशोधित करने की every 5 years हर 5 साल में and not wait और इंतजार नहीं करना चाहिए to update it. इसे अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो अंतिम अनुवाद इसे हर 5 साल में CPI को संशोधित करने की अपनी योजना पर कायम रहना चाहिए और इसे अपडेट करने के लिए अगले 11 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। और व्याकरण के हिसाब से should फिर से एक मॉडल वर्ब है जी। और stick to एक फ्रेजल वर्ब है। और टू रिवाइज और टू अपडेट दोनों दोनों इन्फिनिटिव्स हैं जो योजना और इंतजार का उद्देश्य बता रहे हैं।